हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में मोशंस पढ़ रहे थे एंड मैंने बोला था कि हम मोशंस को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी कुछ मोशंस हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आते हैं। एंड फर्स्ट, एडजॉर्नमेंट मोशन। इससे पहले जो मोशंस पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है एंड ये भी मोशंस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डिफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो जब भी कोई अर्जेंसी होती है पब्लिक इंपॉर्टेंस की तो हम ये आपका पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं ये मोशन। ठीक है, एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। मतलब एटलीस्ट 50 लोगों को, 50 मेंबर को इसको मानना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा मोशन को टू एडमिटेड। ठीक है, as it interrupts the normal business of the house, it is regarded as an extraordinary office device. Extraordinary device बोलने का इसको क्या सेंस बनता है। पहली बात तो देखो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, एंड अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। तो जो भी आपका काम हाउस में चल रहा होगा उसको कहीं ना कहीं रोक के ये अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। तो जब ये अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है तो इट्स जस्ट लाइक अ इंटरप्शन, ठीक है, इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। दैट इज वाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जिसको लाया गया है। इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड हेंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेसिकली हम यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहे हैं, और जब लोकसभा के अगेंस्ट लाने की इस चीज को बात की जा रही है तो क्या वहां पे राज्यसभा का कोई रोल होगा? नहीं। ठीक है, तो राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। The discussion on an adjournment motion should last for not less than 2.5 घंटा, है ना, 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटा। ठीक है, तो मिनिमम 2.5 घंटे का डिस्कशन आपका होना ही होना चाहिए एडजॉर्न मोशन पे। समझ में आया? चल आगे चलते हैं। Then the right to move a motion for an adjournment of the business of the house is subject to the following restrictions. What are the restrictions? It should raise a matter which is definite, factual, urgent and of public importance. ठीक है, तो मैटर आपका अर्जेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा है जिसको हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं, परसों भी डिस्कस कर सकते हैं और हमने उसको ला दिया है। इट शुड बी अर्जेंट, ठीक है, इट शुड बी डिफिनाइट एंड इट शुड बी फैक्चुअल। कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं जोड़ना है, स्टोरी को लंबा नहीं करना है। 2.5 घंटे का टाइम है, 2.5 घंटे में आप डिस्कस करो एंड कंप्लीटेड। ठीक, इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर। सिंगल मैटर पे बात होनी चाहिए, एक ही दिक्कत डिस्कस करेंगे आप उसमें, अपनी दूसरी परेशानियों को उसमें नहीं बताएंगे। It should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be framed in general terms. वही मैंने बोला कि जनरल बातें हैं तो उसको तो हम किसी भी दिन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें जनरल बातें नहीं करनी है, यहाँ पे हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी है, दिखाना है कि इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट which have to be discussed right now. ठीक है, should not raise a question of privilege. ऑब्वियसली पार्लियामेंट प्रिविलेजेस की बातें को क्यों ही ये रेस करेगा, रेस करना कर सकता भी नहीं है ये। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। जो बातें पहले हो चुकी है या सेम सेशन में कर दी है उन बातों को दोबारा एज एन अर्जेंसी क्रिएट करके बोलने का क्या सेंस बनता है। ठीक, नेक्स्ट, इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट। जो कोर्ट के अधीन है, जो कोर्ट के अंदर काम चल रहा है, उस मैटर पे आप डिस्कस करके क्या कर लेंगे, फैसला तो कोर्ट ही देगी। समझ रहे हो? शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। जो बात किसी और मोशन में बात हो रही है या हो चुकी है उसको यहाँ पे रेज करने का फायदा है उस मैटर को? नो। ठीक, तो यही बातें आपकी लिखी गई हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आ जाते हैं। ये सारे मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो किसी को भी स्किप मत करना, पूछ लिया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो बेसिकली लोकसभा के लिए, LS लोकसभा। ठीक है, 75 इसका जिक्र करता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहाँ पे कुछ और लिख जाए, प्राइम मिनिस्टर लिख जाए, प्रेसिडेंट साहब लिख जाए, कुछ भी लिख जाए, हमारा यहाँ पे आंसर सिर्फ लोकसभा होगा। इसकी जगह अगर प्राइम मिनिस्टर भी होंगे तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझा आपने कि प्राइम मिनिस्टर हेड है, उनका नाम लिख दिया तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, इट शुड बी लोकसभा ओनली। ठीक,
तो collectively responsible to the Lok Sabha. It means that the ministry stays in office so long as it enjoys confidence of the majority of members of the Lok Sabha. तो आपको यहाँ पे majority confidence होना बहुत जरूरी है. अगर आप majority में नहीं हो, confidence lose कर रहे हो, तो आप नहीं रह सकते हो ministry में, ठीक है? In other words, the Lok Sabha can remove the minister from office by passing a no confidence motion. तो ministry किसी को रिमूव कर सकता है लोकसभा मिनिस्ट्री को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास नहीं कर पा रहा है. द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड. तो जब हम एडजॉर्न की बात कर रहे थे या जब हम यहाँ की बात कर रहे थे तो दोनों जगह 50 मेंबर्स की जरूरत थी, ठीक है? तो सपोर्ट में कितने चाहिए आपको? 50 मेंबर्स, ठीक? चलिए, confidence motion. The motion of confidence has come up as a new procedural device to cope up with the emerging situations of fractured mandates resulting in hung parliament, minority governments and coalition governments. ठीक है? Confidence motion कुछ नया आया है. hung parliament की बात करता है, minority government की बात करता है, plus coalition government की, गठबंधन की, ठीक है? The government formed with wafer-thin majority have been called upon by the president to prove their majority on the floor of the house. Wafer-thin का मतलब काम भर की मेजॉरिटी चल रही है इनकी, है ना? बहुत ही माइनर सी है, कहने भर की है, ठीक है? इसलिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए आपका बुलाते हैं, ठीक? The government of the day sometimes on its own seeks to prove its majority by moving a motion of confidence and winning the confidence of the house. So you have to prove the confidence at that time कि आपको confidence prove करना पड़ेगा. No confidence पीछे पड़े इसी का उल्टा है, ठीक है? Confidence जब हम motion पढ़े तो you have to prove the confidence, which means you have to prove the majority. And if you are in the majority, you are a majority government. आपने prove कर दिया तो आप majority government हो, ठीक है? If the confidence motion is negated, it results in the fall of the government. ठीक है? अगर कोई भी चीज नेगेटिव जाती है तो इट मीन्स की फॉल ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आप कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट इन द मेजॉरिटी, तो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है? चलो, मोशन ऑफ थैंक्स. मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब थैंक यू कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं क्या? चलो देखते हैं. The first session after each general election and the first session of every fiscal year. हर फिजिकल ईयर का पहला सेशन, हर जनरल इलेक्शन का पहला सेशन, ठीक है? तो कौन से दो पहले सेशन? जनरल इलेक्शन का और फिजिकल ईयर का. कौन करता है एड्रेस? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है? In this address, the president outlines the policies and programs of the government in the preceding year and ensuring year मतलब जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की आपके प्रोग्राम्स है, जो भी गवर्नमेंट जिस पे काम कर रही है, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, अपकमिंग में क्या प्लान्स है, सब कुछ प्रेसिडेंट साहब वहां डिस्कस करते हैं, वहां बताते हैं. फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ कहां गए आपके फिजिकल ईयर, ठीक है? चलो, दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट विच करेस्पॉन्ड्स टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन. तो अगर ये शब्द आता है स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, दिस इज रिलेटेड टू मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ हुम? ऑफ प्रेसिडेंट. तो मोशन ऑफ थैंक्स आपका याद रखना कि इसका दूसरा नाम जो ब्रिटेन से उठाया गया है वो स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन. ये वर्ड आ जाएगा तो कहीं से भी पल्ले किसी बच्चे को नहीं पड़ेगा ये पूछा कहां से गया है, ठीक है? is discussed in both the houses of the parliament on a motion called motion of thanks. At the end of the discussion, the motion is put to vote. Motion of thanks के बाद motion is put for the vote. ठीक? Motion must be passed in the house. Motion must be passed in the house. ठीक? हाउस में पास होना मोशन का बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है? गवर्नमेंट का डिफीट आपका शो करता है. ठीक? अगर मोशन नहीं पास होगा, जैसे कि हमने कॉन्फिडेंस पढ़ा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा, अगर कोई भी मोशन नहीं पास हो रहा है तो गवर्नमेंट का डिफीट शो करेगा, जाहिर सी बात है. दिस इनॉग्रल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन
occasion available to the members of the parliament to raise discussions and debates to examine and criticize the government and administration for its lapses and failures. ठीक है, तो जितनी भी आपकी डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, क्रिटिसिज्म्स होंगे गवर्नमेंट के, वो सारे आपके इसी में डिस्कस होते हैं एंड आफ्टर दैट जो भी उन लोग को लगता है वो वोटिंग देते हैं एंड दैट वोट मस्ट बी पास्ड. इफ नॉट पास्ड देन क्या होगा? इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. चलो ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स पढ़ लिए, लास्ट स्लाइड. ठीक, अब आप चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंस की तरफ. सेंसर मोशन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज नो कॉन्फिडेंस मोशन. क्या डिफरेंस है इनके बीच में? इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा. तो सेंसर मोशन में आपको रीजन बताना पड़ता है कि हमने सेंसर मोशन लाया क्यों है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो यहाँ पे आपको रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है. इट नीड नॉट स्टेट द रीजंस फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा. सेंसर की बात करते हैं. इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो सेंसर की बात करते हैं तो तीनों के लिए, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स या फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या अदर में आ जाएंगे आपके फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले सकते हैं. बट दिस इज ओनली फॉर द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आपके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है. Censor, it is moved for censoring the council of ministers for specific policies and actions. कोई specific policies हो, कोई actions हो, उसके लिए इनको censor कर रहे हैं, उसके लिए इनको point out कर रहे हैं. But when we are talking about this, it is moved for ascertaining the confidence of Lok Sabha in the council of ministers. तो यहाँ पे confidence की बात कर रहे हैं, majority की बात कर रहे हैं. ठीक है, It is passed in the Lok Sabha. The Council of Ministers need not resign from the office. यहाँ पे रिजाइन करने की बात नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे किसी समथिंग पॉलिसीज की बात हो रही है. ठीक है, बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है. तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है, इट मीन्स कि उनको अगर कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे देन दे हैव टू, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन. ठीक है, चलो देन डिलेटरी मोशन. ये सब ठीक है, थोड़े थोड़े मोशन है, ये इतने आते नहीं है पेपर में, बट ठीक है हमारा जॉब है इसको पढ़ना, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं. इट इज द मोशन फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द डिबेट ऑन अ बिल, मोशन, रेजोल्यूशन एक्सेट्रा, or a motion to retard or delay the progress of a business under consideration of the house. तो डिलेटरी ऐसे करके याद कर लेते हैं. ठीक है, तो जब भी किसी प्रोग्रेस को रिटार्ड करना हो, किसी बिजनेस को रिटार्ड करना हो, डिले करना हो, ठीक है, रिटार्ड करना हो, डिले करना हो, एनी प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, सो व्हाट वी ब्रिंग dilatory motion. It can be moved by a member at any time after motion has been made. The debate on a dilatory motion must be restricted to the matter contained in such motion. ठीक है, if the speaker is of the opinion that such a motion is an abuse of the rules of the house, she may either forthwith put the question thereon, decline to propose the question. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ला भी सकते हैं, डिक्लाइन भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक, the debate on a dilatory motion must be restricted to the matter of contained in such motion. कुछ भी आप मैटर नहीं ला सकते हो, जो उससे रिलेटेबल होगा वही लाओगे. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर. अ मेंबर can raise a point of order when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure. नॉर्मल तरीके से काम नहीं चलेगा तो ऑर्डर तो देते हैं, हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स भी हमें ऑर्डर देते हैं. अगर हम नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वायलेशंस कर रहे हैं, तो देयर वुड बी पॉइंट ऑफ ऑर्डर. दैट सेम थिंग इज टेलिंग दैट कोई भी मेंबर रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर. अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द हाउस. जो भी रूल्स के रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स है हाउस के, जो भी रेगुलेशंस है हाउस के, जो भी ऑर्डर्स है, जो भी लॉज है, उनको मानना पड़ेगा. नहीं मानते हैं तो आपका यहाँ पे
पॉइंट ऑफ ऑर्डर लग जाएगा एंड शुड रेज अ क्वेश्चन दैट इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द स्पीकर. ठीक है. It is usually raised by an opposition member in order to control the government. It is an extraordinary device. है ना, extraordinary है. पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब आता है? जब लोगों को लगता है काम ठीक से नहीं हो रहा है. समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस एज इट सस्पेंड्स द प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाउस. नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो भी बोल्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज नो डिबेट अलाउड फॉर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. कोई डिबेट नहीं होगा. ठीक है, कोई तामाझामी नहीं होगी. अगर बोल दिया है कि ऑर्डर नहीं आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज फॉलो द ऑर्डर. ठीक है, दिस इज द मेन एम ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. देन कमिंग हाफ एन आवर डिस्कशन. ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. नाम से पता पड़ रहा है बट हम एक बार देख लेते हैं. ठीक. It is meant for discussing on a matter of sufficient public importance which has been subjected to a lot of debate and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. ठीक है, तो नाम से क्या पता पड़ रहा है? हाफ एन आवर का डिस्कशन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी उस पर डिस्कशन करना ही करना पड़ेगा. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी उस पर डिस्कशन करना ही करना पड़ेगा. हाफ एन आवर का डिस्कशन हो. द स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशंस. देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस. इसके लिए ना कोई फॉर्मल मोशन है ना ही कोई वोटिंग की जरूरत है. ठीक है, चलो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. शॉर्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है. अब थोड़ा अंदर देख लेते हैं. 2 hour का डिस्कशन है. एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच अ डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hours. द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशंस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. द स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशंस. कितना? यहाँ पे 3 days अ वीक. यहाँ पे 2 दिन ऐसा स्पीकर साहब हमारे दे सकते हैं. ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे दे सकते हैं फॉर डिस्कसिंग सच matters. There is neither a formal motion before the house nor voting. This device has been in existence since 1953. कुछ important points हैं. इंग्लिश में proper layman language में लिखा है तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बहुत नॉर्मल है, पढ़ लेना इनको क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अब हम बात करते हैं स्पेशल मेंशन की. ठीक है, स्पेशल मेंशन क्या है? ये a matter which is not a point of order or which cannot be raised during the question hour, half an hour discussion, short duration discussion या फिर under adjournment motion, calling attention या फिर कोई other rules of the house can be raised under the special mention in the राज्य सभा. ठीक है, स्पेशल मेंशन, स्पेशली मेंशन करके इसको अलग से हम अनाउंस कर रहे हैं. इसको हम किसी और के अंदर नहीं अनाउंस कर रहे हैं. ठीक है, ना ही ये किसी के भी अंदर नहीं आएगा, ना ही हाफ एन आवर डिस्कशन में, ना ही आपका क्वेश्चन आवर में, ना ही आपका एडजॉर्नमेंट में, ना ही आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर में, ना ही आपका कॉलिंग अटेंशन में, किसी भी मोशन में नहीं आएगा. इसको अलग से लाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? स्पेशल मेंशन. और सेम चीज को नाम अलग कर दिया है. लोकसभा में क्या दिया है? नोटिस मेंशन. ठीक है, नोटिस मेंशन. चलो रेजोल्यूशंस की बात करते हैं. रेजोल्यूशन क्या होता है? हम रेजोल्यूशन लेते हैं आज से हम ये काम करेंगे. हम रेजोल्यूशन लेते हैं आज से हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब इंग्लिश टर्म अब हमने समझ लिया. अब थोड़े से देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. सेल्फ contain independent proposal submitted for the approval of the house and drafted in such a way as to be capable of expressing a decision of the house. क्या यही बोल रहा है जो मैंने अभी बस लेमन में बोल दिया? यही बोल रहा है ना कि हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, अब हम लोग ऐसा काम करेंगे. ठीक है, हम लोग अपना किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करेंगे, 3 महीने में हमें क्या रिजल्ट लाना है, 4 महीने में हमें क्या करना है. तो वही सेम चीज यहाँ पे भी आपका बोल दिया गया है. क्या बोला गया है कि रिजोल्यूशन इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल. सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल है. ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल है जो हमने लिया है. submitted for the approval of the house and is drafted in such a way as to be capable expressing a decision of the house. All resolutions are substantive motions. ये क्या है? आगे पढ़ते हैं. ठीक है, all resolutions are substantive
motions. The members can move resolutions to draw attention of the House or the government to matter of general public interest. The discussion on a resolution is strictly relevant to and within the scope of the resolution. A member who has moved a resolution or amendment to a resolution cannot withdraw the same except by leave of the House. ठीक, resolution कब तक remove नहीं हो सकता? Except by the leave of the House. A resolution may have the following objectives. क्या objective हो सकते हैं? Declaration of opinion और recommendation. अपना कुछ declare कर रहे हैं, करेंगे हम ऐसा काम करेंगे. अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज से हम बदल जाएंगे, हम डिक्लेयर कर रहे हैं आज से हम पढ़ाई करेंगे, 9 घंटा रोज पढ़ाई करेंगे, हम डिक्लेयर कर रहे हैं आज से नो शुगर, हम डिक्लेयर कर रहे हैं आज से नो जंक फूड. तो अपना डिक्लेरेशन, अपना रिकमेंडेशंस, ठीक है, टू आइदर रिकॉर्ड अप्रूवल और डिसअप्रूवल बाय द हाउस ऑफ एन एक्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, समझो बात को कि अपनी ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं कि आइदर रिकॉर्ड अप्रूवल और डिसअप्रूवल बाय द हाउस ऑफ एन एक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर कन्वे अ मैसेज और कमेंट और रिक्वेस्ट एंड एक्शन. ठीक है, कॉल अटेंशन टू अ मैटर और सिचुएशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है कि मतलब इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये बताएंगे कि किस तरीके से आपका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम पॉलिसीज को लेके कैसे चलेंगे, हम किसी मैटर को लेके कैसे चलेंगे, हम अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं, हम इन सब बातों का रिकमेंडेशन दे रहे हैं. समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्या है, रेजोल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, पहले तो देख लेते हैं प्राइवेट मेंबर के रेजोल्यूशन की जब बात करते हैं. इट इज वन दैट इज मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर. इट इज डिस्कस्ड ओनली ऑन अल्टरनेटिव फ्राइडेज एंड इन आफ्टरनून सिटिंग. ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स की बात कर लिए. गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस की that is moved by a minister, it is of the following 3 kinds. कौन सा है? रेजोल्यूशन अप्रूविंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशंस या फिर एग्रीमेंट्स, ठीक है, of which the government is a party. Resolution declaring or approving certain policies of the government. Resolution approving recommendations of certain committees. इन तीनों के नाम आप भी एक बार देख लीजिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, देखिए. ठीक है, समझ में आ रहा है? चल चलो इतना टाइम बहुत है. ठीक है, किस किस रेजोल्यूशन पे बात हुई हमने समझा. अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इन्हीं पे बात करते हैं. स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन. स्टैट्यूट मतलब, स्टैट्यूट का मतलब क्या है, देखते हैं क्या है. It can be moved either by a private member या by a minister. It is so called because it is in pursuance of a provision in the constitution or an act of the parliament. Pursuance of a provision in the constitution or an act of the parliament. ठीक है, act of the parliament में बोला जाता है या तो provision in the constitution में इसकी जिक्र की जाती है. Resolutions are different from motions. कैसे? In the following respects. All resolutions, जो भी हम proposals ले रहे हैं, जो भी हम resolutions ले रहे हैं, जो भी हम recommendations ले रहे हैं, come in the category of substantive motions. That is to say every resolution is a particular type of motion. हर resolution एक type का motion होता है, but all motions need not necessarily be substantive. Further, all motions are not necessarily put to vote of the House, whereas all the resolutions required to be voted upon. हर resolutions पे vote होता है क्योंकि हर resolutions form a part of
ऑल रेजोल्यूशंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ मोशन, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ ले। The legislative procedure is identical in both the houses of the parliament. Legislative procedure मतलब law making procedure, ठीक है, process of law making. Every bill has to pass through the same stages in each houses. ठीक है, कुछ में differences आते हैं, वो बाद में देखते हैं. A bill is a proposal for legislation and it becomes an act or law when duly enacted. The bill introduced in the parliament are of two kinds: public, private. Public bills and the private bills. Private bills कौन लाता है? Also known as government bills and private member bills. तो government bills है, public bills नहीं समझना है, ये एक important MCQ बन सकता है. गवर्नमेंट बिल को आपका पब्लिक बिल नहीं समझना है, ठीक है. चल, though both are governed by the same general procedure and pass through the same stages in the house, they differ in various respects. क्या? Depending on their content, the bills may further be classified into किसमें? Original, amending, consolidating, expiring, repealing, validating bills to replace ordinances, constitutional amendment bills, money and financial bills. सारे bills को बहुत अच्छे से one by one पढ़ेंगे, ठीक है. On the basis of procedure required for their passage in the parliament, the bill can also be broadly classified into the following four types. क्या है? Constitutional amendment, financial, money एंड ऑर्डिनरी. बहुत इंपॉर्टेंट ये बिल्स हैं. प्रीलिम्स में या मेंस में, या अगर दोनों जगह किस्मत सही रही, यूपीएससी ने नहीं पूछा तो इंटरव्यू में बिल्स पे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही लॉजिक है, यूपीएससी आपका पूछ लेता है, ठीक है. ऑर्डिनरी बिल्स विच आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल मैटर्स. मनी बिल्स विच आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. Financial bills which are also concerned with financial matters but are different from money bills. Constitutional amendment bills which are concerned with the amendments of the provisions of the constitution. ठीक है, इन बिल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वन बाई वन करके चीजें समझनी बहुत जरूरी है. बट पहले बैक टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट बिल एंड द पब्लिक बिल, ठीक है. आई एम गिविंग यू अब 1 मिनट टाइम. आप ये बिल्स एक बार देखिए खुद से, ठीक है, क्या डिफरेंस दिया है, फिर हम भी साथ में पढ़ते हैं इसको, ठीक है. एक बार डिफरेंस खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब हम लोग इसको देख लेते हैं. क्या हमने बात की? प्राइवेट मेंबर बिल की एंड पब्लिक बिल की. इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर, ठीक है. बट जब हम प्राइवेट मेंबर की बिल की बात करते हैं तो अदर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी अदर देन द मिनिस्टर. मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी इसको ला सकता है आपका इन द पार्लियामेंट. इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अच्छा, पब्लिक है, ये प्राइवेट है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो लोगों को ट्रस्ट बना रहता है. कहीं आप एक छोटा सा माइनर से एग्जांपल ले लेते हैं. सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, ठीक है. प्राइवेट बहुत पैसा लेता है ना. बट जब हम बात करते हैं कि कोई अगर वो डॉक्टर का इंटर्न या डॉक्टर ने जो पढ़ाई की है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है, गवर्नमेंट कॉलेज से की है, तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी हमारे लिए वो डॉक्टर बन जाते हैं कंपेयर टू आपके प्राइवेट वाले, ठीक है. अगर किसी में प्राइवेट स्कूल लिखा है, प्राइवेट कॉलेज लिखा है, तो दैट इज नॉट
इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है जितना हम गवर्नमेंट वाले डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, है ना। अपनी मम्मी कहती है, अपने पापा कहते हैं नहीं वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से पढ़ा है तो वो ज्यादा अच्छा होगा, उसने पेपर क्रैक करके दिया है। ऐसा अभी भी मिथ है हमारे यहाँ, ठीक है, मिथ कह लो या सही कह लो जो भी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की चांसेस ज्यादा है कि लोग इनके पास जाएं, इनकी वैलिडिटी बढ़ती है, इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। बट वहीं प्राइवेट की बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लोग बड़े आशंका में या बहुत क्वेश्चन मार्क लेकर जाते हैं जब उनको कहीं और सहारा नहीं मिलता है, उनको चाहिए ही चाहिए होता है। हम यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट की सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहीं पे यहाँ पर एक लाइन लिखा है, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन, नहीं, ये लाइन लिखा है, इट हैज ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, इट हैज लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पब्लिक और प्राइवेट का यही सबसे बड़ा अंतर समझना। पब्लिक का क्या, अप्रूवल होने का चांसेस इनका कई ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट, ठीक है। चलो बैक, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताएंगे, बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक मैटर, ठीक। इनका रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड्स टू इट्स रेजिग्नेशन। मतलब यहाँ कॉन्फिडेंस तक की बात आ जाती है, पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस तक की यहाँ पर बात आ जाती है। पर ऐसा क्या प्राइवेट में होगा, सोच के बताओ, नहीं होगा, इतना मैटर ही नहीं कर रहा हमें। रिजेक्शन बाय द हाउस हैज नो इम्प्लीकेशन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इट्स रेजिग्नेशन, नहीं इतना हमें मैटर कर रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा प्राइवेट वालों से इतना। बट इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस, इट इंट्रोडक्शन हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस। प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो 1 महीने का नोटिस चाहिए, लेकिन पब्लिक है कुछ इंपॉर्टेंस होगा 7 दिन में नोटिस दे दो, हम जारी करते हैं और कंफर्म करते हैं, देखते हैं क्या बात की जा रही है पब्लिक बिल में। समझ में आया। नेक्स्ट, इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। कोई कंसर्न डिपार्टमेंट इसको ड्राफ्ट कर रहा है, लेके आ रहा है। इट इज ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न, जो मेंबर ला रहे हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बिल्स। अब बिल्स की बात करते हैं, ठीक है। इस पर 3-4 रीडिंग्स की बात करेंगे, बिल्स को थोड़ा डिटेल्ड वे में, डिटेल्ड वर्जन में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, every ordinary bill has to pass through the following 5 stages in the parliament before it finds a place on the statute book। क्या है वो 5 places, क्या है वो रीडिंग्स जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग, चल पहली बार गया, अब आपको फर्स्ट टाइम पढ़ना है, ठीक। An ordinary bill can be introduced in either of the house. Such a bill can be introduced either by a minister or by a member. मेंबर मतलब अदर देन द मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर की बात हो रही है, ठीक है। द मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। समझ में आया, समझ में आया। 2 चीज हमें यहाँ पे याद करनी है, दिस वन एंड दिस वन। कोई भी ला सकता है, किसी भी हाउस में आपका फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। When the house grants leaves to introduce the bill, the mover of the bill introduces it by reading its title and objectives, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, उसका टाइटल पढ़ा। अब आगे, नो डिस्कशन ऑन द बिल्स टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज, लेटर द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट, इफ अ बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल इज नॉट नेसेसरी। लीव हाउस को छोड़ के बिल को इंट्रोड्यूस करना नेसेसरी नहीं है अगर बिल पहले ही गैजेट में पास हो गया, ठीक है, पब्लिश हो गया। सेकेंड रीडिंग आ गया, चलो गैजेट से निकले, अब हम सेकेंड रीडिंग में चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल्ड स्क्रूटनी एंड अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप। स्क्रूटनी का मतलब जांच हो रही है, अच्छे से उसकी जांच, पहलू सब कुछ, उसका एक एक पन्ना देखा जा रहा है, बिल का सही है नहीं सही है, कुछ चेंजेस लाने हैं क्या, सब कुछ सही चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। Hence, it forms the most important stage in the enactment of the bill. In fact, this stage involves 3 more sub-stages, namely stage of general discussion, committee stage and consideration stage. कौन से 3 stage है? General discussion, committee stage and consideration stage. क्या है ये? पहले तो generally discussed होगा, क्या चल रहा है बिल में, कैसे हो रही है चीजें। उसके बाद आपका कमिटी स्टेज पे रहेगा तो कमिटी बैठ के डिस्कस करेगी, फिर कंसिडर किया जाएगा, लेना है नहीं लेना है, आगे पास करना है क्या करना है, जो भी।
चलो स्टेजेस को देख लेते हैं। द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मेंबर्स। ठीक है, जनरल डिस्कशन है तो जेरोक्स निकाला और सबको पास कर दिया। द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजंस आर डिस्कस्ड जनरली बट द डिटेल्स ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस्ड। जनरली प्रोविजंस वगैरह देख लेते हैं सही है नहीं सही है, लेकिन जो उसकी डिटेल्ड स्क्रूटनी है, डिटेल्ड वर्जन में जो उसका डिस्कशन करना है, दैट इज नॉट डन बाई देम, दैट इज नॉट डन बाई देम। आगे क्या है? At this stage, the House can take any of the following 4 actions. What? It may take the bill into the consideration immediately. Consideration में लेके चलेगा, or on some other fixed date. किसी और दिन लेके चलेगा या बोले आज ही ले दो, आज ही कर लेते हैं कंसिडर भी। It may refer the bill to a select committee of the House. Select committee को भेज दिया, तो यहाँ पे select committee को भेज सकते हैं, consideration के लिए भेज सकते हैं तुरंत, या कभी और डेट फिक्स कर दिया। बिल टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ द 2 हाउसेस, जॉइंट कमिटी बैठा दी कि ये डिस्कस है, ऐसा है वैसा। इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन थे दे दिया। अ सेलेक्ट कमिटी कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस वेयर द बिल हैज ओरिजिनेटेड एंड जॉइंट कमिटी कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इन्हीं दोनों कमिटीज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सेलेक्ट कमिटी क्या करेगी? कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस वेयर द बिल हैज ओरिजिनेटेड। तो सेलेक्ट कमिटी कौन है? जहाँ पे बिल आपका ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन ज्वाइंट कमिटी कौन है? जहां पे आपका मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विल सिट एंड फर्दर कंसिडर इट। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में तो फर्दर इस बिल को आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं? कमिटी स्टेज पे आ गए अब हम। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू रिफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस. This committee examines the bill thoroughly and in detail clause by clause. मतलब अब कमिटी बैठी है और अब वो उस बिल को बहुत अच्छे से देख रही है, पूरा स्क्रूटनी कर रही है, सारे बिल्स को समझ रही है। It can also amend its provisions but without altering the principles underlying it. जो जड़ है, जो उस बिल का मेजर एम है, प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको नहीं अमेंड करोगे। अमेंड आप कर सकते हो उसके प्रोविजंस को। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी एंड डिस्कशंस द कमिटी रिपोर्ट्स द बिल बैक टू द हाउस। वापस दे दिया। अब गया तीसरे कंसिडरेशन स्टेज पे, है ना। अब कंसिडरेशन स्टेज पे क्या हुआ? द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सेलेक्ट कमिटी कंसिडर्स द प्रोविजंस ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। हर एक क्लॉज को डिस्कस किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है। द मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट्स एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल। ठीक है, मतलब इवन द मेंबर्स कैन अमेंड द बिल, या कोई आपका वहां पे बिल के लिए कुछ अमेंडमेंट्स को दे सकते हैं, कुछ प्रावधान बता सकते हैं, और अगर वो पास हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो दैट वुड ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द बिल। अब आते हैं हम थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में क्या हुआ? अभी तक समझ में आया? ऑर्डिनरी बिल्स की रीडिंग चल रही है जिसमें फर्स्ट हो गई है, सेकंड हो गई है, जिसमें हम 3 स्टेज को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज। अब हम तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड रीडिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है थर्ड रीडिंग में? At this stage, the debate is confined to the acceptance or rejection of the bill as a whole, and no amendments are allowed as the general principles underlying the bill have already been scrutinized during the stage of second reading. तो सब कुछ कर आ दिया है, देख लिया है, स्क्रूटनी अलाउड नहीं है। सेकेंड रीडिंग्स में हमने मेजर पार्ट कर लिया है, बिल कंफर्म्ड है कि एक्सेप्टेंस के लिए जा रहा है, रिजेक्शन के लिए जा रहा है, सारी बातें देख ली है। ठीक है, इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स present and voting accept the bill is regarded as passed by the house. अब क्या है? स्क्रूटनाइज भी कर दिया, बिल देख भी लिया, पास होना है नहीं होना है, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, बट अब ये बिल आपका मेजॉरिटी पास होना जरूरी है। मेजॉरिटी से वोटिंग, आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल इज रिगार्डेड एज पास बाय द हाउस। अगर मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर आपका बिल पास कर दे रही है, तो it would be accepted that bill has been passed from the house. Thereafter, the bill is authenticated by the presiding officer of the house and transmitted to the second house for consideration and approval.
a bill is deemed to have been passed by the parliament only when both the houses have agreed to it either with or without amendments. तो अभी तो एक हाउस से पास हुआ है, तो एक हाउस से पास होने में 3 रीडिंग लग गई, सब कुछ लग गया, अभी तक सिर्फ एक हाउस से पास हुआ है ना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं दूसरे हाउस की, तो वहां पे पास हुआ है क्या अभी? नहीं, अब दूसरे हाउस के पास जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है अब आगे। अब बिल चला गया हमारा सेकेंड हाउस में, ठीक है। इन द सेकेंड हाउस द बिल पासेस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। दैट फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, हाँ ठीक है। देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर दिस हाउस, तीनों से पास कर दिया। अब इनके पास अल्टरनेटिव्स है, क्या अल्टरनेटिव्स है? दे हैव 4 टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। इट मे पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट, जो दिया वैसे का वैसा पास कर दिया। इट मे पास द बिल विद द अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, कुछ अमेंड किया, हमें सही नहीं लग रहा और उसको रिकंसिडरेशन करने के लिए आपको फर्स्ट हाउस को भेज दिया कि सपोज राज्यसभा है तो उसको लगा ये चीजें ठीक नहीं है, उसने कुछ अमेंड किया और लोकसभा को भेज दिया कि इसको रिकंसिडर करिए। इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, रिजेक्ट ही कर दिया, और इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, एक्शन ही नहीं लिया और अब बिल आपका पेंडिंग है, ठीक है। इफ द सेकेंड हाउस passes the bill without any amendments or the first house accepts the amendment suggested by the second house, तो क्या होगा? Alternatively, बट ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट एसेंट पास करेंगे, रजामंदी देंगे, तो वो आपका बिल कन्वर्ट हो जाएगा एज एन एक्ट में, ठीक है। On the other hand, if the first house rejects the amendment suggested by the second house or the second house rejects the bill altogether or the second house does not take any action for 6 months, a deadlock is deemed to have been taken place. किसी भी तरीके से किसी भी जगह अगर दोनों हाउस में मतभेद है, दोनों हाउसेस में बन नहीं रही है, फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट ही दिया है, कुछ सजेशन दिया है, उसको रिकंसिडर नहीं कर रहे हैं या पेंडिंग रख दिए 6 महीने तक, उस बिल पे बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या पास ही नहीं करे, कुछ भी रिजेक्ट ही कर दिया पूरे के पूरे बिल को उठाकर, तो आपका इस केस में क्या होगा? ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऑर्डिनरी बिल के टाइम पे हमारी ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के टाइम पे ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द ज्वाइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है, समझ में आया? चलो, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एवरी बिल आफ्टर, अच्छा ये एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ऐसे मतलब इट्स अ हेडिंग, ठीक है, बोल्ड में। तो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या होता है? एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर सिंगली और एज अ जॉइंट सिटिंग इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज हर एसेंट, ठीक। देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स बिफोर द प्रेसिडेंट, क्या है? एसेंट दे दें, बिल पास कर दें, एक्ट बना दें उसको, विथ होल्ड कर दें हिज हर एसेंट, ठीक है, या रिटर्न कर दें फॉर द कंसिडरेशन, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। अगर प्रेसिडेंट साहब ने उसको पास कर दिया, द बिल बिकम्स द एक्ट एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक, नाम उसका जाहिर हो गया, बिल पास हो गया। इफ द प्रेसिडेंट withholds his her assent to the bill, it ends and does not become an act, खत्म। अगर वहां पे विथहोल्ड कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, तो वहां पे बिल खत्म। If the president returns the bill for reconsideration and if it is passed by both the houses again with or without amendments and presented to the president, president must give his her assent to the bill. Thus the president enjoys only a suspensive veto. प्रेसिडेंट साहब एक ही बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, दोबारा नहीं भेज सकते हैं, और अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और दूसरे वहां पे अगर अप्रूवल हो गया,
ठीक है, दोनों हाउस ने अमेंडमेंट मान के भेज दिया ऊपर, तो असेंट आपका मैंडेटरी है, असेंट आपका मैंडेटरी है। ठीक है, चलो ऑर्डिनरी बिल हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत कमेंट में पूछें। मनी बिल पे आते हैं। ठीक है, मनी बिल की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अभी ऑर्डिनरी बिल पढ़ा, उसको दोनों हाउस में ला सकते हैं, दोनों हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग उसमें पॉसिबल है, ठीक है, क्या मनी बिल में भी ऐसी ऐसी चीजें पॉसिबल है? हमें यही मेजर डिफरेंस समझना है। ठीक है, उसमें इतनी रीडिंग्स हुई, अच्छा ये बात की गई, अच्छा कमेटी बैठाई गई, सेलेक्ट कमेटी, अच्छा तो क्या मनी बिल में भी यही सारी चीजें होंगी? ये डिफरेंस पढ़ना, ये समझना सीख जाओगे, ये अपने दिमाग में ये डिफरेंसेस क्वेश्चंस लाओगे, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे तो पेपर पास करने के बहुत नजदीक हैं आप। ठीक है, तो समझो कि किस तरीके से टैकल करना है सब्जेक्ट को, कैसे पढ़ना है। बाकी मनी बिल को शुरू करते हैं। ठीक है, 110 आर्टिकल जो है वो डेफिनेशन बताता है मनी बिल की। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मनी बिल पे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक पीवाईक्यू है, आई थिंक अभी आप जनरली देखोगे 10 साल के पुराने पेपर्स में तो आपको मिल जाएगा मनी बिल पे। उसमें ये पूछा कि किस किस मैटर अंडर कंसिडरेशन है मनी बिल के, मतलब ऐसे कुछ नाम दे दिए लंबे चौड़े से सेंटेंस में, और उसमें से एक गलत है, और बहुत टिपिकल था वो उस टाइम पे निकालना, क्योंकि बच्चों को ये लगता था कि इतना तो अंदर एक्सकवेट करके यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। बट यूपीएससी ने हमसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा कि उस टाइम पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब इतना डीप एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको किसको ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल द मैटर्स, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसको मनी बिल माना जाता है, जिसको मनी बिल में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस। टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स में भी क्या, इम्पोज करना, एबॉलिश करना, हटाना, रेमिशन करना, रिमिट करना, ठीक है, अगेन देखना, अल्टरेशन करना, ठीक है, कुछ कम ज्यादा करना, या रेगुलेट करना लॉज वगैरह की रिलेटेड टू टैक्सेस। टैक्स के कंसिडरेशन में बात किया तो इट इज द पार्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी पढ़ा है हमने। कंसोलिडेटेड नॉर्मली पैसे निकालना लेना काम है हमें, लेकिन कंटिजेंसी इमरजेंसी। ठीक, द पेमेंट ऑफ मनी इज इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। चलो, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एप्रोप्रिएशन मतलब एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब कि आप मंजूरी मांग रहे हो। ठीक है, आप मंजूरी मांग रहे हो वहां पे कि आपको इतने पैसे की जरूरत है, इतना पैसा लेना है। खैर अप्रोशिएशन बिल वगैरह आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट, या तो यूनियन या तो स्टेट, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव। ये 5-6 चीजें जो मैं बता रही हूँ, 1 2 3 4 पॉइंट और 5 6 7 पॉइंट, इनको रट लेना, इनको रट लेना दिमाग में। मनी बिल बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बहुत ज्यादा। ठीक है, however a bill is not to be deemed to a money bill by reason only that it provides for imposition of fines or other pecuniary penalties, the demand or payment of fees for licenses, imposition, abolition, remission, alteration of any tax by any local authority or body of local purposes। तो इस टाइम पे बिल इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर दिस। मतलब अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड सिर्फ एक बिल प्रोवाइड कर रहा है तो इट डज नॉट कंसिडर्ड एज अ मनी बिल। ठीक है, इसमें आपको क्या मेन याद रखना है, ये दो तो याद रख लोगे, फाइन्स एंड पेनाल्टीज की बात कर रहे हैं, डिमांड्स या पेमेंट्स, फीस की बात कर रहे हैं, लाइसेंसेस की बात कर रहे हैं। इसमें याद रखना है टैक्सेस तक सब सेम है, बट लोकल गवर्नमेंट में लोकल अथॉरिटी का ये बात कर रहे हैं। If any question arises whether a bill is a money bill or not, decision of the speaker is
फाइनल, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। स्पीकर का डिसीजन आपका फाइनल है। His her decision in the regard cannot be questioned in any court of law. No, nothing. No court of law. Or in either house of the parliament or even the president. ठीक है, कहीं नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, that is full and final. ठीक। When a money bill is transmitted to the राज्यसभा for recommendation, अच्छा इसमें भी बड़ी कमाल की बात है, वहां पे राज्यसभा आपका कंसिडरेशन कर रहा था, रिकंसिडर कर रहा था, अमेंडमेंट्स दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट यहाँ पे इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द स्पीकर एंडोर्सेस इट एज अ मनी बिल। आपका राज्यसभा वहां पे अमेंडमेंट्स दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है कि अगर वो रिजेक्ट करता है तो मनी बिल रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं। अगर राज्यसभा ने आपका अमेंडमेंट्स को बोला भी है कि ये अमेंडमेंट करना है, ठीक है, अगर लोकसभा का मन है वो नहीं मानेगा तो ठीक है, तो भी मनी बिल पास माना जाएगा। मतलब इन केस ऑफ मनी बिल, वेरी 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 हाई पावर इज विद द लोकसभा एंड नॉट विद द राज्यसभा। राज्यसभा के पास मनी बिल के कंसिडरेशन में बहुत ही लिमिटेड पावर है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पासिंग ऑफ मनी बिल्स इन द पार्लियामेंट। मनी बिल, अच्छा एक चीज और याद रखना, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आपका इंट्रोड्यूस होता है। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड दैट टॉप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन पहले से ही आ जाती है, मनी बिल का पास होना ही होना है, और कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। Every such bill is reconsidered to be a government bill and can be introduced only by a minister. Government bill ही माना जाएगा and can be introduced only by a minister. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ। ठीक है, आप तब तक ये स्लाइड्स पढ़िए। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट्स वी विल कंटिन्यू द क्लास। ओके, ठीक है, आप तब तक इस स्लाइड को पढ़िए।
चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक हो गया 2 मिनट बोल के, बट कोई नहीं, अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, तो मनी बिल में आफ्टर अ मनी बिल इज पास बाय द लोकसभा इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। राज्यसभा आया, अभी मैंने जैसे बताया राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके बहुत लिमिटेड, बहुत कम पावर है, ठीक है। राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर्स विद रिगार्ड टू अ मनी बिल, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, अमेंडमेंट भी नहीं अलाउड है। जो एक वर्ड आप अमेंडमेंट सुनोगे, दैट वर्ड इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। अमेंडमेंट की जगह ये सिर्फ एक रिकमेंडेशंस दे सकते, एक सजेशंस दे सकते हैं कि हमको थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, इसको मैम आप ऐसे ठीक कर लो, इसको आप ऐसे ठीक कर लो, बट दे कांट अमेंड द बिल, ठीक। It must return the bill to the Lok Sabha within 40 days, whether with or without recommendations. 2 recommendations तो ठीक है, नहीं 2 recommendations तो ठीक है, 14 दिन में बिल आप वापस करें, ठीक। The Lok Sabha can either accept कर लो या reject कर लो all or any of the recommendations of the Rajya Sabha। लोक सभा चाहे तो accept करे, चाहे तो accept ना करे। If the Lok Sabha accepts any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by both the houses in the modified form. If the Lok Sabha does not accept any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by both the houses in the form originally passed by the Lok Sabha without any change। क्या बोला इस लाइन ने? इस लाइन का कहने का मतलब ये था कि अगर आपका बिल विथ रिकमेंडेशंस पास होता है तो आपका विथ अ मॉडिफाइड वर्जन वहां पे आपका जो है बिल वो पास हो गया है, बट अगर मॉडिफाइड वर्जन में पास नहीं होता है तो वो बिल in its original form it would be passed, ठीक है। चलो, if the Rajya Sabha does not return the bill to the Lok Sabha within 14 days, the bill is deemed to have been passed by both the houses in the form of originally passed by the Lok Sabha। ऐसा बोला गया है कि 14 दिन में बिल आपका राज्यसभा को लोक सभा को वापस कर देना है, चाहे उसमें रिकमेंडेशंस करके आप वापस करिए, चाहे उसमें विदाउट रिकमेंडेशंस वापस करिए। बट अगर 14 दिन में राज्यसभा खुद से ये बिल वापस नहीं करता है तो उसको मान लिया जाएगा कि हाँ राज्यसभा ने इसको एज इट इज पास करके भेज दिया है। Does the Lok Sabha has more powers than the राज्यसभा with regard to a मनी बिल, और ये लाइन याद रखना है, ठीक है। इस साल भी यूपीएससी ने मनी बिल पे क्वेश्चन पूछा, पर कैसे पूछा? मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को के डिफरेंशिएशन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ऑन द अदर हैंड बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर्स विद रिगार्ड टू एन ऑर्डिनरी बिल। हमने यही बात की थी ना कि जब हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो दोनों हाउसेस का सेम पावर है, ठीक है। बट जब हम यहाँ पे मनी बिल की बात करते हैं तो लोकसभा हैज मोर पावर कंपेयर टू द राज्यसभा, ठीक है। फाइनली व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ही शी मे आइदर गिव हिज असेंट या विथहोल्ड हिज असेंट, बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। और क्यों नहीं रिटर्न कर सकते? क्योंकि मनी बिल लाया तो उन्हीं से पूछ के गया है ना, मनी बिल जो आपका आया है वो उन्हीं को पूछ के आया है ना, ठीक है। नॉर्मली प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू अ मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विथ हिज प्रायर परमिशन। यही मैंने बोला कि उनसे पूछ के मनी बिल आया है ना, मनी बिल ऐसे थोड़ी ना आ गया है, उनसे पूछ के मनी बिल आपका आया हुआ है तो वो जनरली आपको पास कर देते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में कुछ डिफरेंसेस है, पहले आप रीडिंग कर लो। फर्स्ट रीडिंग आपकी होनी चाहिए, 15 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। पहले आप इसको रीड करो, फिर साथ में एक बार पढ़ लेते, क्योंकि अभी जितने भी पॉइंटर्स पढ़े हैं वो सारे जो हमने पढ़े हैं वही बात की गई है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन चार्ट फॉर्म में आपको शो कर दिया गया है, ठीक है। समझो, और अगर कहीं भी किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। चलो, ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, बट इट इज ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय द मिनिस्टर या प्राइवेट, बट यहाँ मिनिस्टर ही मिनिस्टर है, नो प्राइवेट। इट इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट यहाँ प्रायर रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। It can be amended or rejected by the Rajya Sabha, but it cannot be amended or rejected. It can only recommend, recommendations दे सकते हैं राज्यसभा
ठीक है, रिकमेंडेशन माने या ना माने लोकसभा, ये टोटल पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लोकसभा की है। इट डज नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा इफ इट हैज ओरिजिनेटेड इन लोकसभा। यहाँ पे स्पीकर को अपनी मोहर, ठीक है, अपनी रजामंदी, अपना कुछ भी एज ए सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड फॉर्म में नहीं देना पड़ता है कि दिस इज एन ऑर्डिनरी बिल। बट जब हम यहाँ की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट साहब को आपका यहाँ पे सर्टिफाई करके देना पड़ता है कि दिस इज अ मनी बिल, सो प्लीज कंसिडर इट एज अ मनी बिल। और उस बेसिस पे जब मनी बिल एक टैग लग गया उस बिल के ऊपर, तो इट मीन्स कि राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर हो गई, उसको सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सारी लिमिटेड पावर्स अब राज्यसभा के पास ऑटोमेटिकली राज्यसभा को समझ में आ गई क्योंकि ये मनी बिल है, ठीक। फिर इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस से अप्रूवल जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है नहीं। इन केस ऑफ अ डेडलॉक ज्वाइंट सिटिंग होती है, यहाँ क्या ज्वाइंट सिटिंग होती है? नहीं, ठीक है, मनी बिल में नो ज्वाइंट सिटिंग इज देयर। Due to disagreement, there is a joint sitting of both the houses can be summoned by the president to resolve the deadlock. ठीक, its defeat in the Lok Sabha leads to the resignation of the government. ठीक है, if it is introduced by a minister, अगर कोई मिनिस्टर आदमी इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे रेजिग्नेशन आपका पॉसिबल है, ठीक है। बट अब यहाँ आ जाते हैं, इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट स्पीकर, ठीक है, कि ये मनी बिल है। Sent for the president assent even if it is approved by only the Lok Sabha, there is no chance of any disagreement between the two houses and hence there is no provision of joint sitting. There is no provision of joint sitting, ठीक है। If its defeat in the Lok Sabha leads to the resignation of the government, लोक सभा में इसका डिफीट होना रेजिग्नेशन बराबर है। It can be approved या rejected but cannot be written for the reconsideration by the president. रिटर्न क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रेसिडेंट के ही तो प्रायर अप्रूवल पे ये आया है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब के प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर अप्रूवल पे ये आया है, तो ये रिमूव कैसे हो सकता है, मतलब रिजेक्ट कैसे ही हो सकता है, ठीक है। चलो, दो बिल पढ़ लिया। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट बिल इज फाइनेंशियल बिल। और फाइनेंशियल बिल तीन तरीके के हैं, एक मनी बिल भी कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल बिल पार्ट 1, ठीक है, या तो फाइनेंशियल बिल 1 मान लो या 2 मान लो। आर्टिकल 117 पार्ट 3, 117 पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 3 सॉरी, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 3। और फाइनेंशियल बिल मनी बिल पे इसी साल डिफरेंस पूछा था, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल बिल्स को भी मनी बिल के साथ पढ़ के तुरंत खत्म कर दिया करो, इसका रिविजन कर लिया करो, ठीक है। चलो, दिस बिल डील्स विद द फिस्कल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, दैट इज फिस्कल का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, बट दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो जब इकोनॉमी का लेक्चर आप करोगे तो वहां पे आपको बहुत विस्तार तरीके से इसके फॉर्मूलाज, सारे फिस्कल के जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, सब कुछ आपको वहां पे अच्छे से बताया जाएगा। बट अभी मेरा कंसर्न इतना है कि मैं रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है ये बता दूं, ठीक है। सैलरी बोल देते हैं इसको, मतलब अभी लेमन टर्म में समझ रहे हैं, जाके इकोनॉमी वाले सर से मत बोल देना मैम ने सैलरी बोली थी, ठीक है, बस लेमन टर्म में। और इसको बोल देते हैं खर्चा, ठीक। अब शायद समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू कितना हम अर्न कर रहे हैं, कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं। सपोज मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे 50,000 आ रहा है, ठीक है। सपोज मेरा दुकान में गल्ला है, उससे मेरे को 50,000 आ रहा है, मेरा रेवेन्यू कितना हुआ? 1 लाख का, ठीक है। लेकिन अब जो ये एक्सपेंडिचर है, मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, कितना उड़ा रही हूँ, क्या मैं 1 लाख का 1 लाख उड़ा दे रही हूँ, या उससे कम उड़ा रही हूँ, या उससे ज्यादा उड़ा रही हूँ? अगर मैं 1 लाख पूरा उससे ज्यादा ही उड़ा रही हूँ, तो क्या मैं अपना बैलेंस, बजट बैलेंस कर पा रही हूँ? क्या मैं अपना खुद का बजट देख पा रही हूँ? नहीं, मेरा खुद ही का बजट हिला है। मुझे 1 लाख तो आ रहा है, मेरा खर्चा ही 1.5 लाख का है, ठीक है। तो इस टर्म को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट में हो आप, ठीक है, आपके पास हाथ में पैसा नहीं है, आप उधारी पे चल रहे हो, आप निगेटिव पे चल रहे हो। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कब नहीं माना जाता है, कब आपकी फिस्कल अर्निंग ठीक मानी जाती है, पॉजिटिव में मानी जाती है? व्हेन एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू। जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है। कैसे? अगर आपका एक्सपेंडिचर 20 सपोज करते हैं 80,000 का है, ठीक है, और आपका रेवेन्यू अभी 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख माइनस 80, 20,000 आपका नेट मार्जिन बच रहा है, ठीक है।
तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा। तो समझ गए रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो तो ये किसकी बात करता है, फिस्कल मैटर्स की, और फिस्कल मैटर्स में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की। दिस क्लासिफिकेशन इंप्लाइज दैट मनी बिल आर सिंपली अ स्पीशीज। अगर ये लाइन आ गया क्वेश्चन में तो सब बच्चे इसको गलत कर देंगे, नहीं नहीं हमने तो आज तक अलग ही पढ़ा था मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को। बट याद क्या रखना है कि मनी बिल इज अ स्पीशीज ऑफ फाइनेंशियल बिल, हेंस ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ठीक है, समझ में आया? ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट अ वाइस वर्सा। ठीक, चलो, only those financial bills are money bills which contains exclusively those matters which are mentioned in article 110 of the constitution। ठीक, तो आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मैटर आपका है, ठीक है, दैट इज ओनली द पार्ट, दैट इज ओनली द मनी बिल। ठीक, financial bill 1 and 2 on the other hand have been deal with article 117 of the constitution। बिल 1 की बात कर लें तो is a bill that contains only not only any or all matters mentioned in article 110 but also other matters of general legislation। in two respects of financial bill 1 is similar to a money bill। किस बेसिस से सिमिलर है? बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। ठीक है, 1 की बात हो रही है। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दोनों का प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। एंड द सेकेंड इज दैट दोनों आपके लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा का कोई ऐसा रोल आपका नहीं है। ठीक, चल next, in all other aspects a financial bill 1 is governed by the same legislative procedure applicable to an ordinary bill। ठीक, hence it can either be rejected or amended by the Rajya Sabha except that an amendment other than for, ठीक है, taxes वगैरह से related है। ठीक है, मतलब कि it can either rejected or amended by the Rajya Sabha। ठीक है, फाइनेंशियल बिल के जितने भी अदर प्रोसीजर्स है अपार्ट फ्रॉम वो जो 2 रेस्पेक्ट्स की हमने अभी बात की है, ठीक है, इसके अलावा जो भी है वो आपका ऑर्डिनरी बिल की तरह प्रोविजंस चलता है। ऑर्डिनरी बिल की तरह प्रोविजंस चलता है, इसका मतलब क्या कि इसको राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, पर कुछ चीज को, कुछ पार्ट्स को राज्यसभा ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट। और वो कौन से पार्ट है? अमेंडमेंट अदर देन फॉर द रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस की बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी मूव्ड इन द राज्यसभा और इन द लोकसभा विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूविंग एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस फॉर द रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस। ठीक, तो टैक्स से रिलेटेड बात कर रहा है। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ओवर सच अ बिल द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक। यहां से हमको क्या लाइन समझनी है? इस पूरे से हमको क्या लाइन समझनी है बताओ? वन वर्ड आंसर है, दैट इज जॉइंट सिटिंग। यहां से हमको इतना समझना है कि यहाँ पे जॉइंट सिटिंग इन फाइनेंशियल बिल 1 में अलाउड है। ठीक है, when the bill is presented to the president he she can either give his or assent, withhold कर लो या फिर return for further reconsideration of the houses। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब नॉर्मल फाइनेंशियल बिल की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब पार्ट 2 देख लेते हैं। It contains provisions involving expenditure from the Consolidated Fund of India, but does not include any of the matters mentioned in Article 110। मतलब वहां पे तो कुछ मैटर्स जो आपके थे उस पे तो मनी बिल का 110, ठीक है, कुछ जिक्र हुआ था फाइनेंशियल बिल पार्ट 1 में, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैटर की बात नहीं की गई है। It is treated as an ordinary bill and in all respects it is governed by the same legislative procedure which is applicable to ordinary bill। तो इसको प्रॉपर ऑर्डिनरी बिल माना जाता है। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग यहाँ पे भी आपका फिर अलाउड होगा। ऑर्डिनरी बिल मतलब समझ लो जॉइंट सिटिंग अलाउड है कि नहीं अलाउड है, क्या प्रेसिडेंट रिकंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, क्या प्रेसिडेंट इसको रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं। ऑर्डिनरी बिल बोला मतलब वो सारी बातें आ जानी चाहिए माइंड में। ठीक है,
The only feature of this bill is that it cannot be passed by either house of parliament unless the president has recommended to that house of the consideration of the bill. तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। हेंस फाइनेंशियल बिल 2 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन either house of the parliament and recommendation of president is not necessary for its introduction, ठीक है, किसी भी हाउस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। And prior recommendation of the president is also not necessary as same that of the ordinary bill. In other words, the recommendation of the president is not required at the introduction stage but it is required at the consideration stage. यहाँ पे हमने बात की ना consideration, president has recommended to that house of the consideration of the bill. तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या याद रखना है, अभी तक हम जितने भी बिल्स पढ़ रहे थे उस पे कंसिडरेशन और रिकमेंडेशन जैसा कुछ अलग सा नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, बट जब यहाँ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसिडरेशन और रिकमेंडेशन, कंसिडरेशन और रिकमेंडेशन दोनों अलग अलग शब्द के बारे में हमको ध्यान रखना है, जिक्र इसकी जब भी होगी तो, ठीक है। जब हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की प्रायर की जरूरत नहीं है, बट कंसिडरेशन में देयर इज रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक बार खुद भी आप देख लें इस स्लाइड को। ठीक, इस लाइन को फिर से पढ़ो अपने आप, समझ में आएगा, धीरे धीरे एक 1 by 1 पढ़ो। ठीक है, आया समझ? चलो नेक्स्ट स्लाइड। चलो आगे पढ़े, फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 का ही जिक्र कर रहे हैं अभी हम। इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंडमेंट बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट joint sitting over such a bill the president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock. तो here is also a joint sitting। तो joint sitting कहाँ कहाँ अभी तक joint sitting की हमने बात कर ली, कहाँ कहाँ बात कर ली, हर जगह बात कर ली सिवाय मनी बिल के, ठीक है। When the bill is presented to the president, he she can either give his her assent or withhold या फिर reconsideration के लिए प्रेसिडेंट साहब आपके भेज सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब आपके रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। चलो आगे, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस क्या है ये, अभी तक जॉइंट सिटिंग ही पढ़ते आ रहे, देख लेते हैं जॉइंट सिटिंग है क्या टू हाउसेस की, ठीक है। जॉइंट सिटिंग इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पैसेज ऑफ अ बिल। क्या कह रहा है, जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है कि मतलब बिल को खत्म करने से पहले या बिल में कोई दिक्कत चल रही है उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं, दोनों पक्षों को बैठा लेते हैं साथ में और रिजॉल्व करवा लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या ही दिक्कत है देख लेते हैं, कुछ डेडलॉक्स आ रही है क्या, चलो रिजॉल्व करवा लेते हैं, ठीक है। तो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए हम जॉइंट सिटिंग करवाते हैं, ठीक। is deemed to have been taken place under any of the following three situations after a bill has been passed by one house and transmitted to the other house। तीन situations में joint sitting देखी जा सकती है, क्या है वो,
इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, ठीक है, इफ द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, if more than 6 months have elapsed from the date of the receipts of the bill by the other house without the bill being passed by it, ठीक है, रिजेक्शन के टाइम पे बिल पास नहीं कर रहे उस टाइम पे, ठीक, तो आपके इफ मोर देन 6 महीना बीत चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ द बिल बाय द हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास बाय इट, ठीक है, तो इन सब के टाइम पे आपका कंसिडर किया जाता है इसको joint sitting को. In the above three situations, the president can summon both the houses to meet in joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill. It must be noted here that the provision of joint sitting is applicable to ordinary bill or financial bills only and not to the money bill या तो constitutional amendment bills. ठीक है, हमने constitutional amendment bills नहीं पढ़ा, इसको भी आगे chapters में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स एंड मनी बिल्स दोनों में आपको याद रखना है कि जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है. इन द केस ऑफ अ मनी बिल द लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर व्हाइल अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय ईच ऑफ द हाउस सेपरेटली, ठीक है, ईच ऑफ द हाउस सेपरेटली. इफ द बिल हैज ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन of the Lok Sabha, no joint sitting can be summoned. हमने joint sit वो लोकसभा कब लैप्स हो रही है तो बिल पास होगा कि नहीं होगा ये सारी हमने मुद्दा पढ़ चुके हैं, है ना, लोकसभा का. तो वही सेम सेंटेंस कह रहे हैं कि अगर बिल हैज ऑलरेडी लैप्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा अ joint sitting cannot be summoned, ठीक, but the joint sitting can be held if the Lok Sabha is dissolved after the president has notified his or intention to summon such a sitting, ठीक है. तो अगर आपका जॉइंट सिटिंग लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया है कि समन कर सकते हैं सिटिंग तो वो होगा, ठीक है. आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाइज हिज और इंटेंशन टू समन अ जॉइंट सिटिंग नन ऑफ द हाउस कैन प्रोसीड फर्दर विद इन द बिल. एक बार जॉइंट सिटिंग बोल दिया, अब अपना हाउस का काम खत्म करो, आओ बैठो यहाँ पे, अब देखेंगे क्या डिस्कस होता है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस एंड द डिप्टी स्पीकर इन हिज और एब्सेंस. तो समन कौन कर रहा है, ज्वाइंट सिटिंग को समन करने का काम प्रेसिडेंट साहब का है, ठीक है, समन करने का काम प्रेसिडेंट साहब का है, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का काम किसका है, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का काम किसका है, स्पीकर का है. एंड व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट दिस वर्क इज डन बाय द डिप्टी स्पीकर, ठीक है. If the deputy speaker भी absent हुए, the deputy chairman of Rajya Sabha presides. अगर ये भी नहीं रहे, if he she is also absent, person as may be determined by the members present at the joint sitting presides over the meeting. जो भी joint sitting में आपके members बैठे हैं वो बोलेंगे कि इनको ही बनाओ, इन्हीं को बोलो कि हमें preside करें, ठीक है, तो वो करेंगे. It is clear that the chairman of Rajya Sabha, क्या यहाँ पे इनका जिक्र हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले तो खुद से इस लाइन को पढ़ो क्या लिखा है, इसमें 10 एस्ट्रिक बना लेना स्टार मार्क तो भी ये कम है, ठीक है. जो लाइंस में इंपॉर्टेंट बताती रहती है उसको इंपॉर्टेंट समझ के उस तरीके से कंसिडर भी करना सीखिए आप. It is clear that the chairman of Rajya Sabha does not preside over a sitting as she is not a member of either house of the parliament. क्यों मैम, ऐसा क्यों, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अभी तक कौन है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इनका दूसरा नाम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउस. इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ एक दर्जा और मिला है, दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट एट ऑल अलाउड फॉर प्रिसाइडिंग द joint sitting as she is not a member of any of the house of the parliament. ठीक है, समझ में आया, आप समझ में आया चीजें. चलो, द quorum मतलब मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड कि हम मीटिंग भी कर पाए, मीट भी कर पाए, है ना. तो क्या बोल रहे हैं, the quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total members of the Lok Sabha. कितना है, 1/10. quorum minimum कितना है, 1/10 of
टोटल मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है। द ज्वाइंट सिटिंग इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड नॉट ऑफ राज्यसभा। ज्वाइंट सिटिंग में भी किसका ज्यादा मान्य है, किसका ज्यादा मान्य है, लोकसभा का, ठीक है, राज्यसभा का नहीं है, लोकसभा का ज्यादा है। तो ज्वाइंट सिटिंग में रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा के हिसाब से काम चलता है, ठीक है। इफ द बिल इन डिस्प्यूट इज पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द ज्वाइंट सिटिंग, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस, ठीक। बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस, अगर वहां पे मेजॉरिटी मान जाती है, मेजॉरिटी के तरीके से बिल पास हो जाता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, और कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। ज्वाइंट सिटिंग बिठाया, उसमें डिस्कस किया, सब अलाउ है, ठीक है। नॉर्मली द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन अ ज्वाइंट सिटिंग, ये नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड दैट at a joint sitting new amendments to the bill cannot be proposed except in two cases। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार प्रिस्क्राइब किया है, और क्या प्रिस्क्राइब किया है कि इन्होंने स्पेसिफाई ये बात की है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी न्यू अमेंडमेंट्स बिल में नहीं आ सकते, दो कंडीशंस को छोड़ के। ऐसे दो कंडीशन में आ सकते हैं, वो दो कंडीशन क्या है, दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस, ठीक है, या फिर दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल। बहुत अर्जेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आएगा तो हिल जाएगा काम हमारा, है ना, तो वो आ सकता है, ठीक है। ये तो फाइनल डिसएग्रीमेंट चल रहा है, तब वो आ सकता है। सिंस 1950 हमारे यहाँ जो भी बिल्स पास हुए हैं ड्यू टू ज्वाइंट सिटिंग, उनके कुछ नाम है, ये 3 बिल है, ठीक है। अब यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी ये नहीं जनरली पूछते कि कौन से पास हुए, रेयर केस में पूछते हैं, इतना डीप एनालिसिस, बट यूपीएससी ये जरूर पूछ सकता है कि आपका कितने नंबर ऑफ बिल्स पास हुए हैं। तो देख लीजिए, डाउरी का है, बैंकिंग सर्विस का है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल है, ठीक है। चलो बजट, अब हम शुरू करते हैं अपना बजट। बजट, ठीक है, बही खाता, बजट का मतलब बही खाता। और बही खाता दिखता कैसे है, पहले बही खाता देख ले। ये कौन है, हु इज शी, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड हर नेम इज निर्मला सीतारमण। और इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में है बही खाता। बही खाता बोले तो बजट, ठीक है। तो हम इसी की बात करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना, आपने इनके हाथ में ये बुक देखी है कभी, फरवरी 1 फरवरी के आसपास ये बुक का जिक्र होता है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है ना। तो वही एक न्यूज़पेपर से ये इमेज उठाई गई है बजट की, ठीक है। तो चलिए बैक टू टॉपिक, हमने बजट देख लिया, अब हम बजट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट कोई शब्द ऐसा जिक्र हुआ है, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी शब्द, बजट शब्द जिक्र नहीं हुआ है। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने वेरी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन के टाइम पे एक चीज पूछी थी, ठीक है, कि बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, उसकी जगह क्या शब्द यूज हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। In other words, the term budget has nowhere been used in the Constitution. The term which is used in the Constitution is called annual financial statement. ठीक है? It is the popular name for the annual financial statement that has been dealt within Article 112 of the Constitution. 3 चीज याद रखेंगे, आर्टिकल 112 इससे डील करता है, बजट नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, और तीसरा शब्द जो याद रखेंगे, बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल बिल, क्या, एनुअल फाइनेंशियल बिल, ठीक है। The budget is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India in a financial year which begins from, ये आपको फाइनेंशियल ईयर भी रखना है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, ठीक है। न्यू ईयर कब से माना जाता है, न्यू ईयर आ भी रहा है, कब से माना जाता है, 1 जनवरी से, राइट,
बट फाइनेंशियल ईयर कब से माना जाता है? फर्स्ट ऑफ अप्रैल से, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर माना जाता है टिल लास्ट डे मान लो 31 मार्च। ठीक है, समझ में आया? चल, बजट कंटेन्स द फॉलोइंग। क्या है बजट में? क्या है बजट में? देखो बजट में किस किस चीजों का जिक्र हुआ है? रेवेन्यू, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट्स, डिटेल्स एक्चुअल रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या है रिसिट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब इनको देखेंगे। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांस टू रेज रेवेन्यू। वेज एंड मीन्स क्या होता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है? इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, टैक्सेशन प्रपोजल, प्रोस्पेक्ट्स, रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स, प्रोजेक्ट, जितने भी जहां पैसे की जरूरत है, किस तरीके से मैनेज होगा, किस तरीके से काम चलेगा, क्या फाइनेंशियल पॉलिसी है, क्या नेक्स्ट ईयर काम होगा, कैसे इकोनॉमिक टर्म्स में आप हर चीज देखेंगे, उस चीज का जिक्र है। ठीक है, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एस्टिमेशंस तो निकालेंगे, इतना खर्चा मांग रहे, क्या इतना सच में लगेगा, क्या इससे कम तो नहीं जाएगा, बफर में कुछ देने की जरूरत है, सब कुछ। ठीक है, मर्जर ऑफ रेलवे बजट। पहले रेलवे बजट हुआ करता था, है ना, उसका मर्ज हो गया। ठीक है, बट क्या है देख लेते हैं। टिल 2017 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू बजट्स, नेमली द रेलवे एंड द जनरल बजट। जनरल बजट जो आज भी आ रहा है एंड रेलवे बजट 2017 तक ऐसा कुछ था। व्हाइल द फॉर्मर कंसिस्टेड ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। तो यहाँ पे सिर्फ मिनिस्ट्रीज का देखा जाता था, वो भी दैट टू विच आर कंसर्न विद द रेलवेज। ठीक है, एंड लेटर कंसिस्टेड ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द रेलवेज। रेलवेज का कवर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रेलवेज ऑलरेडी कवर्ड हियर। ठीक है, द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924, 1924 में अलग कर दिया गया था। एंड इनका रिकमेंडेशन किसने दिया था? एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट। एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट आपका 1921 में आई है। तो कब आई है, कहाँ आई है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको याद रखने का क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्वर्थ कमेटी इज रिलेटेड टू द रेलवे बजट। ठीक है, चलो, रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेपरेशन वेर एज फॉलोज। जब उस टाइम पे आया था कि इसको सेपरेशन चाहिए, क्यों चाहिए, तब टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस, टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी, सिक्योर करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज, to enable the railways to keep their profits for their own development after paying a fixed annual contribution to the general revenues। ठीक है, तो ये कुछ reasons दिए गए थे। In 2017, the central government merged the railway budget into the general budget. Hence, there is now only one budget of the government of India, that is union। क्या दो तीन चीजें याद रखनी है हमें? पहली चीज तो ये याद रखनी कि रेलवे बजट शुरू में अलग था। ठीक है, अलग जो हुआ था 1924 में पहला, वो किससे हुआ था? एक्वर्थ करके एक कमेटी थी जिन्होंने इसको रिकमेंड किया था। 1921 की कमेटी है। 2017 में यूनियन बजट करके आया जिसमें जनरल और रेलवे बजट को एक साथ जोड़ दिया गया। तीसरी चीज क्या याद रखनी है? यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है कि बजट ओरिजिनली जो था उसमें हमारे दोनों बजट को एक साथ कंसिडर किया जाता था। यूनियन बजट में ओरिजिनली we consider both the budget। ठीक है, what both budget? Railway and general budget, but it is not true। this is not true। ठीक है, constitutional provisions देख लेते हैं हम regards to enactment of the budget। ठीक है, the president shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of the parliament a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 क्या कहता है? ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट हमारे in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of the parliament a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year। हाउसेस के पास क्या रखना पड़ेगा? कितना रिसिप्ट्स, कितना एक्सपेंडिचर क्या है, उसका एक एस्टिमेट्स बताना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? सॉरी 113 क्या कहता है?
नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हियर प्रेसिडेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी हो गया। कोई भी पैसा, कोई भी ग्रांट आप मांग रहे हो तो इट शुड बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर द एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसके बिना आप कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते हो विदाउट अप्रूवल। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 114 में इसकी बात की है। नो मनी बिल imposing tax shall be introduced in the parliament except on the recommendation of the president and such a bill shall not be introduced in the Rajya Sabha। कर लिया बात आर्टिकल 117। नो टैक्स shall be levied or collected except by the authority of law। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना ना ही कोई टैक्स लिया जाएगा ना ही लगाया जाएगा। आर्टिकल 256। ठीक है, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। और ये पूछा है, ये एग्जाम में पूछा है, आर्टिकल 117 ये पूछा है। ठीक है, आर्टिकल्स नहीं पूछा है, इसमें ये लाइन पूछा था कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स एंड कैन ऑल्सो इंक्रीज इट। ठीक है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स। पार्लियामेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है, इट कैन ओनली रिड्यूस या एबॉलिश अ टैक्स। रिड्यूस कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है। ठीक है, चलो पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट। अच्छा ठीक है, सेम लाइन। The Constitution has also defined the relative roles or positions of both the houses of parliament with regard to the enactment of the budget in the following way। क्या है वो? ठीक है, a money bill or finance bill dealing with taxation cannot be introduced in Rajya Sabha, it must be introduced only in the लोक सभा। इसकी बात हमने की, अभी अच्छे से पढ़ लिया फाइनेंशियल बिल, मनी बिल को, उसमें इसका जिक्र हमने किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। जहां नहीं अब डिटेल की जरूरत है वहां मैं नहीं भी बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो 4 बार उसी चीज को बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रिवाइज करेंगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आएगा। The Rajya Sabha has no power to vote on the demand for grants. It is exclusive privilege of the लोक सभा। तो आपका लोक सभा का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है यहाँ पर किस चीज में? डिमांड फॉर ग्रांट्स का। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो आपकी इसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी जो हाईएस्ट वेटेज या पावर दी गई है वो लोकसभा को दी गई है। इसका बात आर्टिकल 113 में किया गया है। द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 दिन। अगर ऐसा नहीं करते तो उसको एक्सेप्टेड माना जाएगा। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय राज्यसभा इन दिस रिगार्ड। ठीक है, estimates of expenditure embedded in the budget shall show separately the expenditure charged on the consolidated fund of India and the expenditure made from the consolidated fund of India। हाँ, वही estimate show करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, the budget shall distinguish expenditure on the revenue account from other expenditure। ठीक है, मतलब बजट को बताना चाहिए कि बजट में ये चीज इलेबोरेट तरीके से लिखा होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट कितना है या अदर एक्सपेंडिचर्स के बारे में। ठीक है, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, हाउएवर इट कैन बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। डिस्कस कर सकते हैं बट इट कुड नॉट बी सबमिटेड फॉर द vote। The Lok Sabha can approve or refuse any demand or reduce the amount specified in the demand but cannot increase it। तो taxes की बात कर लो, ठीक है, या आप लोक सभा के अप्रूवल की बात कर लो, अप्रूव या रिफ्यूज द डिमांड, ठीक है, या रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट बट इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो टैक्सेस के केस में सेम गोज विद द हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो था। ठीक है, चलो, no such amendment can be proposed to the appropriation bill in either of the house of the parliament that will have the effect of varying the amount of alternating the destination of any grant voted, ठीक, or of verifying the amount of any expenditure changed on the consolidated fund of India। consolidated fund of India की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी no such amendment can be proposed to the appropriation bill in either house of the parliament। ठीक है, appropriation bill क्या है इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। that will have the effect of varying the amount या alternate करना destination of any grant voted। ठीक है, लोकसभा can make any grant in advance। vote on account क्या होता है, ठीक, पिछले साल न्यूज में भी था।
तो क्यों था पहले तो ये बताना, ठीक है। द लोकसभा कैन मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रेस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड द इनैक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लोकसभा कैन मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रेस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी जब हम ग्रांट की बात करते हैं, वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करते हैं, तो इसमें पावर जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, वो किसके पास है, आपके लोकसभा के पास है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर? ठीक है, बजट में दो टाइप के एक्सपेंडिचर की बात की गई है। एक है चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा है द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो एक है चार्ज, एक है मेड, ठीक है। एक चार्ज किया जा रहा है, एक मेड किया जा रहा है। द चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। वोटेड नहीं अलाउ है, अभी हमने पढ़ा द वोटेड इज नॉट अलाउड, दैट इज इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, वेल द अदर टाइप हैज टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। तो चार्ज की बात करो तो इट इज नॉन वोटेबल एंड द अदर टाइप इज मेड which is votable by the parliament. The charged expenditure, अच्छा, the list of the charge expenditure is as follows. कुछ लिस्ट है चार्ज एक्सपेंडिचर के, वो तो लिस्ट बस नॉर्मली आप एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए। यूपीएससी अगर बहुत डीप एनालिसिस या डीप क्वेश्चन पूछ के फंसाना चाहती है तो इट कुड बी आस्क्ड, बट इट इज फार फार अवे कि मतलब यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी भी, बट ठीक है, आवर जॉब रोल इज टू पे अटेंशन फॉर ऑल द टॉपिक्स। तो ठीक है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर इज एज फॉलोज। देख लीजिए क्या लिस्ट है, आप भी पढ़ लीजिए। इमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस प्रेसिडेंट के या अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। इसमें ना नाम याद रखना, मतलब प्रेसिडेंट की बात हो रही है, चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की, ठीक है, स्पीकर साहब की, डिप्टी स्पीकर की, तो ऐसे ऐसे नाम याद रखोगे तो नाम से भी आप कोरिलेट करके आंसर्स सही कर दोगे, ठीक है। तो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस की जब बात कर रहे हैं तो हमारे प्रेसिडेंट साहब की बात कर रहे हैं, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। जब हम सैलरीज अलाउंसेस की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की, स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की। जब हम सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज को याद रख लो, प्रेसिडेंट को याद रख लो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। हाई कोर्ट्स के जजेस की बात याद रख लो, कैब को याद रख लो, यूपीएससी को याद रख लो, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन, यूपीएससी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, इनके, ठीक है, यही सारी चीजें, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है इसमें। डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सिंकिंग फंड्स, ठीक है, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड, ठीक है, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट सो चार्ज्ड, ठीक है, ठीक है, देख लो, मतलब नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेंशन था तो आई आल्सो मेंशन हियर, देख लीजिए आप भी। चल, द बजट गोज थ्रू द फॉलोइंग 6 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट। ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट 6 स्टेजेस हैं? देखो, ये 6 स्टेजेस से बजट का पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला, बजट को प्रेजेंट करोगे ना, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है, कुछ था क्या पढ़ने वाला, याद करने वाला? नहीं, नॉर्मल है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कर दिया, अब जनरल डिस्कशन तो होगा ना। अच्छा, बजट आया है, क्या क्या लिखा है, क्या क्या है, हाँ, कितना रेवेन्यू की बात की, कितना एक्सपेंडिचर की बात की है, सारे एस्टिमेट्स देखेंगे, जनरली बात हो रही है। इसके स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज। अच्छा, इस डिपार्टमेंट की बात है, इस डिपार्टमेंट को भेज दो। अच्छा, फिशरीज की बात कर रहे हैं, उसमें फिशरीज वाले डिपार्टमेंट भेज दो। अच्छा, एनवायरमेंट कंसर्न है, MOEFCC को भेज दो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वालों को भेज दो। अच्छा, डेयरीज की बात हो रही है, डेयरी वाले मिनिस्टर्स को भेज दो, ठीक है। ऐसे कर करके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को भेज दिए जाते हैं कि उसकी एकदम टाइट स्क्रूटनी करो। स्क्रूटनी मतलब तहकीकात, जांच एकदम अच्छे से, मतलब सीबीआई वाला नहीं कि मतलब उसका गलत ही निकालना है, मतलब एक एक चीज सही बात की गई है कि नहीं, कहीं कुछ कम ज्यादा तो नहीं बोल दिया है, समझ रहे हो? तो वो चीज, उस चीज की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट मतलब, आज से डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब समझ लो पैसा, पैसा,
ठीक है। तो वोटिंग होगा डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोटिंग फॉर पैसा, कि मतलब इतने पैसे की जरूरत है, उतने पैसे की जरूरत है, तो वोटिंग शुरू होगा। वोटिंग के बाद पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब कि ठीक है जो मांग रहे हैं एप्रोप्रिएट है, सही बोल रहे हैं, सही तरीके से मांग रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पास करिए, क्योंकि बिल जब पास होगा तभी पैसा मिलेगा, ठीक है। और देन पासिंग ऑफ फिनेंस बिल। ये 6 को अभी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज अभी शुरू करते हैं, अगर टाइम अलाउ करेगा तो वी विल डिस्कस ऑल द 6 पॉइंट्स थॉरोली, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनली द बजट इज प्रेजेंटेड टू द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, ठीक। Since 2017 the presentation of the budget has been advanced on the 1st of Feb, है ना। बजट 1 तारीख को आ जाता है, 1 फरवरी को। हर बच्चे को ये मालूम होगा, एटलीस्ट जो यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि बजट 1st of Feb को आ जाता है, ठीक है। The budget can also be presented to the house in 2 or more parts, and when such presentation takes place, each part shall be dealt with as if it were the budget, ठीक है। further there shall be no discussion of the budget on the day on which it is presented to the house। जिस दिन प्रेजेंट हुआ है उसी दिन डिस्कशन नहीं करना है। the finance minister presents the budget with a speech known as the budget speech। निर्मला सीतारमण जी आपका बिल पे स्पीच, अरे बजट पे स्पीच देती हैं, है ना। मुझे बताना अभी तक की लॉन्गेस्ट स्पीच बजट पे किसने दी है, कितने मिनट की दी है, और क्या इन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने दी है, ठीक है, कि किसी और ने दिया, बताना मुझे, ठीक है। At the end of the speech in the Lok Sabha, the budget is laid before the Rajya Sabha, which can only discuss it and has no power to vote on the demands for grants। पैसा कौन मांग सकता है? लोकसभा। राज्यसभा पैसा नहीं मांग सकती है, ठीक है, लोकसभा ही पैसा मांग सकती है। The budget documents presented to the parliament comprises of the following। क्या है बजट के डॉक्यूमेंट में? पहले तो बजट का स्पीच है जो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने दिया। उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज बजट ही है पूरा का पूरा। फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स है, पैसे की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल बिल पास करवाएंगे। स्टेटमेंट्स मैंडेट अंडर द FRBM एक्ट। क्या है FRBM का मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ FRBM का फुल फॉर्म क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या याद रखोगे? FRBM का फुल फॉर्म फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस पे भी यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, इस पे भी हम आगे जिक्र करेंगे। FRBM एक्ट क्या है ये एक्ट, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये आपकी इकोनॉमी का लेक्चर है, इकोनॉमी पार्ट में आपका कवर होगा FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, सारी तरीके की बात कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो किस तरीके के स्टेटमेंट्स FRBM ने मैंडेट कर रखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट बताओ, मतलब जो मैक्रो लेवल पे काम हो रहा है वो भी हमको पता चलना चाहिए, उसके भी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए उसका भी स्टेटमेंट, और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, मतलब एक तो मैक्रो की बात कर लिया, एक मीडियम टर्म पे भी बताओ कि उसके बाद भी जो लेवल पे बात हो रही है वो कैसी बात हो रही है। एक्सपेंडिचर बजट, ये तीनों पॉइंट के अलावा वो जो मेन पॉइंट चल रहा है उसी में बजट डॉक्यूमेंट में ही बात हो रहा है कि एक्सपेंडिचर बजट कितना होना चाहिए, रिसिप्ट्स कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल भी दिखाओ, मेमोरेंडम बताओ एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंशियल बिल, सब कुछ। क्योंकि जब पैसा मांगते हो कभी भी आप बजट, ये बजट छोड़ो, आप घर का बजट याद करो, ठीक है। कुछ नहीं, मैं गई पापा के पास और मैंने बोला पापा आज दोस्तों के साथ जाना है घूमने, मेरे को 2000 रुपये चाहिए, ठीक है। पापा ने बोला 2000 तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स अभी लोकसभा का लग रहा है, लोकसभा ने सपोज 100 करोड़ रुपए मांग लिया, ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो 100 करोड़ मांग लिया कि हमें यहाँ पे ये काम है, तो भैया जैसे 2000 पापा के लिए बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ अस, वैसे 100 करोड़ गवर्नमेंट को देना बहुत ज्यादा है जब भी डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात हो रही है। तो इतना पैसे का खर्चा कहाँ है, ठीक है, इतने पैसे का एक एक हिसाब दो, कहाँ खर्च करोगे, कितना खर्च करोगे, मतलब एस्टिमेट नहीं दे सकते तो मोटा मोटा तो हिसाब दे सकते हो, तो उस तरीके से पूरा बजट बना के दो, ठीक है। ऐसे पापा नहीं बोलते हैं
कि अच्छा 2000 का खर्चा तेरा, चल तू ले 2000, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बताओ 2000 का खर्चा कहाँ है। तो हम बोलेंगे पापा गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे, तो पेट्रोल में ही 500 चले गए, ठीक है। 500 के बाद फिर हम लोग गए तो दोस्त के साथ कुछ खाया पिया, मान लो 500 और चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सपोज 500 फिर 1000 बचा है, पापा कोई इमरजेंसी पड़ गई, कहीं गाड़ी रुक गई या कुछ हो गया, कोई और जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए 1000, ठीक है। ऐसे करके हम एस्टिमेट बताते हैं। तो पापा कहते हैं नहीं नहीं ये 1000 तो ज्यादा है, 2000 ज्यादा है, कम करो थोड़ा, 1500 में आओ। ऐसे ऐसे करके बजट एस्टिमेशन होता है हमारे घर में, हम लोगों का स्पेशली। तो उस बेसिस पे यहाँ का भी देखो कि मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंशियल बिल, सब कुछ एक्सप्लेन करो उस दिन। बजट एट अ ग्लांस, आउटकम बजट, आउटपुट, आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, की फीचर्स ऑफ द बजट, बजट का फीचर बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ चाहिए, इसमें क्या निकल के आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस बजट अनाउंसमेंट्स, जो पहले मिल चुका है उसका क्या अच्छे से यूज हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ पूरे तरीके से, ये सारी की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब एक बार इकोनॉमिक सर्वे देख लेता हूं। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, दीज आर टू डिफरेंट स्टोरीज, ठीक है। Earlier, the economic survey also used to be presented to the parliament along with the budget. Now it is presented one day or a few days before the presentation of the budget. बजट के प्रेजेंटेशन से कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले आपके इकोनॉमिक सर्वे को लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है, स्टेटस बता रहा है अपने कंट्री की एज पर नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। जनरल डिस्कशन, अच्छा जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। अकट मोशन, ठीक है, ये उसी का पार्ट है, सिग्निफिकेंस उसी का है। फिर पासिंग अप्रोप्रिएशन, ठीक है। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। फिर पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, ठीक है। फिर व्हाट इज फाइनेंस बिल, वो अलग से शुरू हो जाएगा, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये अभी जो हमने अब जो जनरल डिस्कशन पढ़ने जा रहे हैं, दिस वन, वेट, ये जनरल डिस्कशन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज, अब इसको वन बाय वन करके हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या बातें की गई हैं, ठीक है। बट अभी जो हम कवर करेंगे वो आज के लिए सिर्फ एक या दो चीज कवर करेंगे, ठीक है। मतलब जनरल डिस्कशन पढ़ लेते हैं और अगर लगेगा तो इसके बाद स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रैप अप करते हैं आज के लिए, एंड फर्दर जो कंटिन्यूएशन में हमें बजट के पूरे 6 पार्ट्स डिस्कस करने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरल डिस्कशन एज द नेम सजेस्ट्स क्या ही बात करेगा ये डिस्कशन ऑन बजट बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन। इट टेक्स प्लेस इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लास्ट यूजुअली फॉर 3 to 4 days, ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए है। During this stage, the Lok Sabha can discuss the budget as a whole or on any question of principle involved therein, but no cut motion can be moved, nor can the budget be submitted to the vote of the House. The Finance Minister has a general right of reply at the end of the discussion. तो यहाँ पे सब कुछ बहुत जनरली चल रहा है, ना आप पैसे मांग सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो। अभी आपको 3 से 4 दिन दिया गया है, बस पन्ने पलटो और पढ़ो। जिससे जब आप यूपीएससी की तैयारी में शुरू में आते हो तो आपसे क्या बोला जाता है, एक बार बुक्स खोल लो, या बोला जाता है बुक से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये बोला जाता है कि सिलेबस एक बार खोल लो और गो थ्रू करो, आखिरकार सिलेबस में लिखा क्या गया है, क्या बातें हो रही है सिलेबस में, तो बस आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बातें होती है, ठीक। उसके बाद हम स्क्रूटनी की बात करते हैं। तो स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज में क्या होता है, आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज ओवर, द हाउस आर एडजॉर्न फॉर अबाउट 3 to 4 weeks, एडजॉर्न कर दिया गया, ठीक है। During this gap period, the 24 departmental standing committees of the parliament examine and discuss the demands for grants for the concerned minister and prepare reports on them. These reports are submitted to both the houses of the parliament for consideration. अभी जब 3 से 4 हफ्ते के लिए एडजॉर्न किया गया तो जितनी भी 24 इंपॉर्टेंट आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट है, उनको डिटेल्ड डिस्कशन के लिए बोला गया।
डिस्कस करो, ठीक है। द स्टैंडिंग कमिटी सिस्टम established in 1993 and expanded in 2004 makes parliamentary financial control over ministries much more detailed, close in depth and comprehensive, ठीक। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है, इस पे भी पूरा का पूरा चैप्टर है और पार्लियामेंट्री कमिटीज पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को बचा के रखें। पार्लियामेंट्री कमिटीज हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो वोट ऑन डिमांड्स की बात करते हैं, वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। दो की मैंने बात कर ली, एक काम करते हैं, अभी तो ये लंबा चला जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल फर्दर कवर ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने हर बार बोला है कि बिना सेकंड थॉट लाए आप पूछ लेंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में, एंड इट इज इंपॉर्टेंट गाइस कि आप पूछो ताकि आपकी चीजें बहुत जल्दी जल्दी चीजें कवर हो और रिवाइज भी होती रहे। साथ में रिवाइज करते रहना, ये भी मुझे बोलना था कि रिवाइज साथ में करते रहना, साथ में नहीं हो पा रहा है तो 2-3 दिन के गैप पे करते रहना, लेकिन पूरी की पूरी कॉपी का बंडल पूरा महीना पढ़ लो, 2 महीना 3 महीना, उसके बाद एक दिन में लाके रिवाइज मत करना। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप चीजों को समझ पाओ और उसको अच्छी तरीके से आंसर में इंप्लीमेंट कर पाओ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 से 3 दिन में हर बार एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।